गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे हिमानी हिमनद या ग्लेशियर की इस्लाकर्तियाँ एवं प्रक्रियाएं। जैसे कि हमारा टॉपिक दिख रहा है, हिमानी हिमनद और ग्लेशियर यानी कि बर्फ से बनने वाली इस्लाकर्तियाँ। ये कैसी होती है? देखो, ग्लेशियर ये ऊपर जो एरिया होता है हिम रेखा से, जिसमें केवल हिमानी बहती है, उसे उससे बनने वाली इस्लाकर्तियाँ हम पढ़ेंगे। विशाल आकार की गतिशील बर्फ राशि जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढाल के अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवाहित होती है, इसे हम बर्फ की नदी या हिमानी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्फ की नदी हिमानी, जो गुरुत्वीय ढाल के कारण, किसके कारण? गुरुत्वीय ढाल के कारण नीचे बहती है। पृथ्वी पर 99% हिमानियां ध्रुव और ध्रुवीय हिम चादरों के रूप में स्थित है, जो मीठे पानी का सबसे बड़ा भंडार स्रोत है। हिमानी क्षेत्र और हिमानी रेखाएं। देखो, हिम क्षेत्र क्या है? वह ऊंचाई वाला क्षेत्र जहां पर हिमपात की मात्रा हिम पिघलने की 6 से अधिक होती है, यानी पिघलने की मात्रा हिमपात से अधिक हो, पिघलने से अधिक हो, इसे हम प्रतिवर्ष हिम एकत्र होता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? हिम क्षेत्र। और जैसे ये एरिया है हिम क्षेत्र, यहाँ पर क्या बर्फबारी ज्यादा होती है, पिघलता है कम। क्या है? पिघलता है कम और बर्फबारी क्या हो रही है? ज्यादा। उसे क्या बोलते हैं? हम चित्र। हिम रेखा वह महत्वपूर्ण सीमा रेखा जिसके ऊपर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। ये क्या है? अपनी हिम रेखा, जिसके ऊपर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। अक्षांशों के अनुसार उसकी ऊंचाई भिन्न होती है। ध्रुव पर समुद्र तल के पास होती है और भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक ऊंचाई होती है। देखो, जो हम हमारी हिम रेखा है, देखो ये 0 डिग्री है, पर यहाँ पर तो क्या है? अधिक ऊंचाई पे होगी। और जो ध्रुव है वहां पर क्या होगी? ये सागर तल के पास होती है, जब भी तो ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ ही बर्फ होता है। हिम विकास की प्रक्रिया। हिम ताजा गिरा हुआ बुम, जो मुलायम हिम है, उसके क्या कहते हैं? स्नो कहते हैं, स्नो या हिम कहते हैं। नवे दबाव के कारण दानेदार और कठोर बर्फ होता है, उसके क्या कहते हैं? नवे या फ्रम कहते हैं। फ्रन फ्रन क्या कहते हैं? फ्रन। नवे या फ्रन कहते हैं। और सघन हिम सॉलिड जो बर्फ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर। जैसे वर्ष दर वर्ष एकत्रण और अत्यधिक दबाव से बनने वाली अत्यंत सघन नीले रंग की बर्फ जो ढाल पर बहने लगती है, उसे हम क्या कहते हैं? सघन हिम। अब देखो, इसमें जो ऊपर ये दानेदार गिर रहे हैं, ये तो क्या है? अपना स्नो। और ये क्या है? नवे। और ये क्या है? अपनी सघन हिम, ग्लेशियर। हिमानी के प्रकार। हिमानी के प्रकार देखो, महाद्वीपीय हिमानी अत्यधिक विशाल आकार के हिमनद जो संपूर्ण महाद्वीपों या विस्तृत क्षेत्रों में फैले होते हैं, जिसका क्षेत्रफल 50,000 किलोमीटर हो, इन्हें हिम चादर कहते हैं। इनका उदाहरण है अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड। देखो, ये एक हिम चादर है जिसमें पूरे क्षेत्र पे क्या है? बर्फ ही बर्फ फैला हुआ है। इसको क्या कहते हैं? हिम चादर या महाद्वीपीय हिमानी। हिम टोप। टॉप यानी आइस केप। आइस केप किसे कहते हैं? जो पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर पर, यानी केवल चोटी चोटी पर स्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं? आइस केप। पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर पर बर्फ का आवरण, जहाँ से घाटी हिमनद निकलती है, इनका क्षेत्रफल 50,000 किलोमीटर स्क्वायर से कम होता है, यानी कि इसका क्षेत्रफल कम होता है। इसका ज्यादा होता है, इसका कम होता है। अब देखते हैं गिरिपदीय या पिडमोंटी गिरिपदीय, यानी कि जो मैदानी क्षेत्रों में आ जाता है, उस बर्फ को हम क्या कहते हैं? गिरिपदीय हिमानी। पर्वतों की तलहटी या गिरिपदों पाद में कई घाटी हिमनदों के मिलने से बनी विस्तृत हिम की चादर। उदाहरण जैसे अलास्का मालस्पीना हिमनद। ये सब किसके हैं? ये कहाँ बन रही है? नीचे। घाटी या अल्पाइन हिमनद। घाटी अल्पाइन हिमनद, इन पर्वतीय घाटियों में ये जो घाटी में हिमनद बन रही है, उसको क्या बोलते हैं? घाटी या अल्पाइन हिमनद। पर्वतीय घाटियों में सीमित रहकर बहने वाली हिमनद जो पूर्व निर्मित नदी घाटियों में खिसकती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? घाटी हिमनद। जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री या सियाचिन। देखो, हिम नदी हिमानी की गतिशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है ढाल। देखो, गुरुत्व ढाल के कारण ही पानी बहता है, उसी के अनुसार बर्फ बहता है। तो ढाल की तीव्रता गति का प्राथमिक निर्धारक है। अधिक ढाल तो अधिक वेग होगा। फिर दूसरा है हिम आवरण की मोटाई। देखो, जितना हिम मोटा होगा, उतनी ही क्या उस पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा और उसकी दर ज्यादा खिसकेगी, यानी खिसकने की दर ज्यादा होगी, यानी कि उसका ढाल ज्यादा होगा। ढाल क्या? उसकी स्पीड ज्यादा होगी जितने ज्यादा मोटा होगा। दबाव, अत्यधिक दबाव के कारण
तली के बर्फ का गलनांक कम हो जाता है, जिससे गति में वृद्धि हो जाती है। जैसे 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 एक ये बर्फ का टुकड़ा है, इसमें नीचे की सब अगर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा तो ये चिकना हो जाएगा, और चिकने होने के कारण ये खिसकेगा आराम से, यानी गति में वृद्धि हो जाएगी। जल की मात्रा, पिघलने से बना जल स्नेक का कार्य करता है, जो घर्षण को कम कर गति बढ़ाता है। जो अब इस बर्फ के नीचे अगर ये पानी आ गया, देखो ये अपना बर्फ है, इसके नीचे पानी आ गया, तो इस पानी पे फिसलते हुए बर्फ बहेगा तेजी से, इसलिए इसलिए हिमानी की गति बर्फ पिघले हुए पानी पर भी करती है। हिमोड, जो उसमें कंकर पक्कत और तलछट होती है, अवसाद होते हैं, वो घर्षण कर इसको धीमा करती हैं। क्योंकि जैसे बर्फ है, इसके आगे छोटे छोटे कंकर आ गए, देखो दोबारा देखते हैं, ये बर्फ है अपना, इसके आगे यहाँ पर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आ गए, तो ये इसकी गति को रोकेगा, धीमे करेगा। तो ये क्या है, हिमानी की जो गति है उसको धीमा करता है। तापक्रम भी बढ़ाता है, क्योंकि अगर ये बर्फ पिघलेगा उतनी जल्दी पानी आएगा, उतनी जल्दी हल्का होगा और उतनी जल्दी खिसकेगा। देखो हिमानी की कार्यतंत्रिका, हिमा हमारी चट्टानों का इंटरफेस है, यानी कि हिमानी एक स्वयं ना होकर चट्टानों के साथ क्रियाशील है, यानी ये बर्फ आ रहा है, ये साथ में क्या घर्षण कर रहा है, तो इस चट्टान के साथ क्रिया कर रहा है ना, इसको बोलते हैं इंटरफेस, इंटरलॉकिंग करना। उत्पाटन, यानी हिमानी हिमाई की तली में अपक्षय के कारण बने चट्टानों के टुकड़ों का गतिशील हिम के साथ फंसकर उखड़ना और आगे खिसकना, क्या हमारा उत्पाटन। उत्पाटन है उखाड़ना, पल्किंग कहना क्यूरिंग करना, यानी कि ये बर्फ आया और यहाँ से ये चट्टान थी, इसको उखाड़ के ले गया, तो उसको बोलेंगे उत्पाटन। अपघर्षण, हिमनद में फंसे कंकड़ पत्थर द्वारा धरतल के साथ रगड़कर उसे खरोंचना और काटना, इसके क्या बोलते हैं, अपघर्षण। ये जैसे सैंड पेपर काम करता है ना, वैसे जैसे हम दीवारों को पुताई करते हैं उसको घिसते हैं ना, वैसे ही जो बर्फ है वो नदी की तली की हिमानी की तली को घिसते हुए आता है, उसको बोलते हैं अपघर्षण। सन्निकर्षण, हिमानी के साथ बटे हुए सील खंडों का आपस में टकरा कर ही खंडित होना और घिसना क्या कहलाता है, सन्निकर्षण। जब दो कंकड़ पत्थर आपस में टकराते जाते हैं हिमानी के साथ और घिसते जाते हैं, उसको बोलते हैं हम सन्निकर्षण। देखो परिवहन अन्य क्रिया, तो परिवहन अन्य क्रिया है, जैसे कर्षण। कर्षण क्या होता है, बाहरी सीलखंडों का तली के साथ घिसट कर चलना। ड्रगिंग, जैसे कोई ये है और ये तली है, इसके साथ रगड़ते हुए चलना, तो इसके साथ जो मलबा है वो भी चलेगा ना इस बर्फ के साथ साथ, यहाँ पर कंकड़ पत्थर वो भी चलते जाएंगे इसके साथ साथ, इसको बोलते हैं कर्षण। अब जमना पिघलना या रिलेजेशंस, अगर बार बार कोई जमता है तो इसका भार पड़ता है, हटता है तो इसका भार हटता है, तो चट्टान पे क्या होता है, अपक्षय क्रिया ज्यादा हो जाती है, यानी कि रिलीजिंग टेम, दाब का रिलेशन, किसी के ऊपर ज्यादा भार डालना फिर उसका भार हटा देना, तो उसका क्या है, फेलना सिकुड़ना काम होता रहता है, जो भी किसमें काम करता है, उत्पाटन का काम करता है। पर्वत की इसलाह करती है, इसमें हम देखेंगे शिखर की इसलाह करती है। देखो पहली सार्क, सार्क क्या है, एक कुर्सी आकार की आकृति होती है, जो हिम नदी हिमानी घाटी के शीर्ष पर आराम कुर्सी या आमचेर के आकार की का गहरे गर्त वाला विशाल खंड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, शार्क। देखो ये वाला एरिया है पूरा, इसको हम क्या बोलते हैं, शार्क। आरेत और तीक्ष्ण कटक, दो समीपवर्ती शार्क के मध्य स्थित आरी के दांतों वाली के समान तीक्ष्ण और खंगीनुमा कटक, जैसे इधर भी बन गया शार्क, इधर भी बन गया शार्क, तो बीच में क्या बन गया, तीक्ष्ण कटक बन गया ना, आरित। होन, तीन या अधिक शार्क प्रतिच्छेदन लगातार काटन से बना पिरामिड के आकार का नुकीला सिरा क्या कहलाता है, होन ग्रीशंग, होन या ग्रीशंग कहलाता है। देखो एक ये एरिया है, यहाँ पर इधर भी है, इधर भी है, उधर भी है, तीनों तरफ से ऊपर उठा हुआ है, तो इसको क्या बोले हम, ग्रीशंग या होन, यानी सिंह की तरह उठना। कोल, दो विपरीत दिशाओं से वाले सर्क के मिलने से बनी वाली घाटी क्या कहलाती है, दर्रा। देखो एक सर्क इधर है, एक सर्क इधर है और एक सर्क इधर है, और इसके बीच में जो घाटी बन गई उसको हम बोलते हैं कोल या दर्रा। नूनाटक, हिम विशाल हिम चादरों के बीच उभरे हुए पर्वत शिखर जो बर्फ से घिरे होते हैं, उन्हें हम द्वीप कहते हैं या नूनाटक कहते हैं। जैसे अपना ये रहा नूनाटक, जैसे चारों तरफ हिम हिम और बीच में एक टीला उठा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, नूनाटक, यानी हिम द्वीप, हिमानी द्वीप। देखो हिमानी की नदी घाटी में बनने वाली शिलाकृतियां, पहले यू आकार की घाटी, देखो ये यू आकार की, क्यों, क्योंकि बर्फ चौड़ा है तो पार्श्व पे भी अपर्दन करेगा। हिमनद अपनी घाटी स्वयं नहीं बनाती, बल्कि पूर्व निर्मित वी आकार की नदी घाटी को घर्षण द्वारा चौड़ा और गहरा करके यू आकार
में बदल देते हैं। इनकी दीवारें खड़े ढाल वाली और फर्श चौरस होते हैं, यानी जो इसका फर्श होता है वो चौड़ा होता है और जो साइड होती है वो खड़े दीवार वाली, तो इस बन गया ना यू आकार की घाटी, लटकती घाटी। जब किसी मुख्य विशाल हिमनद से कोई छोटी सहायक हिमानी आकर मिलती है तो मुख्य घाटी अधिक गहरी होने के कारण सहायक घाटी उस पर लटकती हुई प्रतीत होती है। बर्फ पिघलने पर यह झरने या वाटरफॉल बनते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, लटकती घाटी। देखो ये लटकती घाटी, ये रही हम, ये मेन घाटी है, इसके ऊपर एक छोटी सी घाटी है लटकती घाटी, उसको बोला हम हैंगिंग वैली या लटकती घाटी। फियोर्ड, समुद्र तट के पास हिमानी द्वारा निर्मित गहरे यू आकार की घाटियां जब समुद्र के जल से भरकर डूब जाती है तो इन्हें क्या कहते हैं, फ्योर्ड। फ्योर्ड कैसे कहते हैं, देखो हम, ये फ्योर्ड है अपना, जैसे ये तल है, अब यहाँ पर देखो यहाँ तक पानी है, मगर जो हिमानी है इसका कटन करके यहाँ तक लेगी इसको नीचे, यानी कि अंदर भी कटा हुआ यू आकार में, समुद्र तल का यू आकार में कटा हुआ घाटी क्या कहलाती है, फ्योर्ड, यानी निमग्न तट, जैसे नॉर्वे का तट। तो देखो वृक्षुंड, वृक्षुंड कहाँ है, ये देखो ये रहा वृक्षुंड। सर्क और हिमानी के मध्य बनने वाले गहरी और चौड़ी दरार जो पर्वतारोहियों के लिए अत्यंत खतरनाक होती है उसे हम कहते हैं वृक्षुंड। देखो ये कहाँ बनती है, एक तो सर्क होता है एक तरफ तो अपना, है ना, और एक तरफ क्या होता है, बेसिन, जिसमें जल भरा रहता है, यानी कि एक तरफ तो जल और एक तरफ बेसिन, तो उन दोनों के बीच में जो बन जाता है, जैसे ये पूरा एरिया है तो यहाँ तो सर्क बन रहा है और ये एक बेसिन बन गया, तो इसके बीच में जो बर्फ जम गया पूरा, तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, वृक्षुंड। मेन चट्टान नीचे यही है, देखो मेन चट्टान कहाँ है, ये, और यहाँ पर ये कुर्सी कुर्सी नुमा संरचना बनी है, इसके ऊपर पूरे बर्फ जम गया तो इससे जो दरार बनी उसको क्या बोलते हैं हम, वृक्षुंड। अब स्टेंस देखते हैं, देखो स्टेंस क्या है, टोन क्या है, बर्फ पिघलने के बाद सार्क के बेसिन में जल भरने से पर्वत झील बन जाती है जिसे इंग्लिश लेक डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। जो झील बन जाती है उसको हम टॉन्स कहते हैं, जैसे ये देखो ये बन गए सार्क में पानी भरने से। पेटरनास्टर झील, हिमानी घाटियों में दैत्याकार सोपानों पर माला के मोतियों की तरह एक कतार में स्थित झील को क्या कहते हैं, पेटरनास्टर। ये सीढ़ी नुमा झील होती है, बड़ी बड़ी, जैसे कोई दैत्य के चलने के लिए सीढ़ी बनाई हुई है, ऐसी बड़ी बड़ी दैत्याकार झील होती है। देखो दोबारा बताता हूँ, ये जो यहाँ पर है, अब ये ऐसी बड़ी बड़ी सीढ़ी नुमा झील होती है जिसके बीच बीच में यहाँ खड्डे हो जाते हैं और इसमें जल भर जाता है, तो इसको हम बोलते हैं पेटानास्टर झील। और ये क्या है, दैत्याकार सोपान है, ये बड़े बड़े, जैसे कोई दैत्य के चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाई हुई है। अब देखो शंखपुच्छ, जब किसी कठोर चट्टान के पीछे कोमल चट्टान पूछ सुरक्षित रह जाती है जिससे एक लंबी पूछ जिसे आकर्षित बन जाती है, उसे हम कहते हैं शंख और पूछ, क्रेग एंड टेल कहते हैं। देखो ये देखो क्रेग एंड टेल, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चट्टान है, ये कठोर है, इसके कारण एक पूछ बच जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, मुलायम चट्टानों की संग पूछ। ये किसके बनते हैं, संरचनात्मक कारण से, क्योंकि एक तरफ कठोर एक तरफ मुलायम, इसी कारण से बनती है पूछ। जे एक तरफ सिंह जैसी आकृति एक तरफ पूछ जैसी आकृति, उसको बोलते हैं संग पूछ। सेल बेसिन, अब घर्षण द्वारा चट्टानी धरातल पर खुदे हुए विशाल गर्त को क्या बोलते हैं हम, सेल बेसिन। जो बड़े बड़े रॉक बेसिन होते हैं, जैसे ये देखो झील झील के साथ एक ये बेसिन है, इसको बोलते हैं हम सेल बेसिन। देखो इसके कार्य, जैसे सब सबग्लेशियल कार्य, जिसमें ऊपर की तरफ कंकर पत्थर इकट्ठे होते हैं। एक होता है एन ग्लेशियर जो बर्फ हिमानी के साथ साथ होते हैं, और एक सब ग्लेशियर यानी नीचे की तरफ होते हैं कंकर पत्थर, और एक होता है विस्थापित सेलखंड जो इरेटिक बोल्डर्स होते हैं जो बार होते हैं। ये तीन तरह के हैं। देखो जो हिमानी के ऊपर है उसको बोलते हैं सुप्राग्लेशियल, जो अंदर है उनको बोलते हैं एनग्लेशियल, और जो नीचे है उनको बोलते हैं सब ग्लेशियल, और जो बाहर है उसको बोलते हैं इरेटिक बोल्डर यानी विस्थापित सेलखंड। परिवहन तंत्र, हिमानी अपने साथ चट्टाने चूर्ण रेत कंकड़ पत्थर और विशाल गोलाश्म को ढोकर लाती है। यह सामग्री हिमानी के ऊपर मध्य में तली में फंसकर यात्रा करती है।
यानी कि जो परिवहन कैसे होता है, देखो एक ऊपर, एक बीच में फंस के और एक नीचे और एक साइड में, ये इस तरह परिवहन तंत्र चलता रहता है। हिमानी द्वारा सीधे निक्षेपित किया गया अवर्गीकृत बिना परतों वाला मलबा, मिट्टी, बजरी और चट्टानों का मिश्रण क्या कहलाता है? टिल। यानी कि जो मलबा सीधे निक्षेपित किया जाता है बिना वर्गित किए नहीं, जिसमें सब आएगा, मिट्टी भी आएगी, बजरी भी आएगी, चट्टान भी आएगी, उसको क्या बोलते हैं? टिल। विस्थापित सेलखंड हिमानी द्वारा मूल स्थान से सैकड़ों किलोमीटर दूर लाकर छोड़ गए विशाल सेलखंड को क्या बोलते हैं? विस्थापित सेलखंड। ये है विदेशी इरेटिक्स, यानी कि अपनी संरचना के विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में आ गया वो। हिमोड के प्रकार। हिमोड हिमोड क्या होता है? जैसे हमारे में कंकड़ पत्थर से वायुओड बनते हैं, जलोड बनते हैं, जैसे जल से जलोड बनते हैं, जैसे वायु से वायुओड बनते हैं, वैसे हिम से हिमोड बनते हैं। यानी कि वो मलबा निक्षेपण जो हिमानी द्वारा लागा है, जिसमें कंकड़ पत्थर, चट्टाने, रेत सब कुछ है, उसको बोलते हैं हिमोड या मोरेन। क्या बोलते हैं? मोरेन। मोरेन या हिमोड कहते हैं। देखो पार्श्वती हिमोड, हिमनद घाटी के दोनों किनारों और पार्श्व पर जमा मलबा क्या कहलाता है? पार्श्वती हिमोड। जीव हिमानी के यानी लेटरल लेटरल मोरेन, यानी हिम नदी घाटी के दोनों ओर। देखो ये एक इधर और एक इधर, दोनों तरफ होता है पार्श्वती हिमनोड कहते हैं। ठीक है, ये लेटरल है किनारों पे। देखो मध्यवर्ती हिमोड, जब दो हिम नदियां आपस में मिलती है तो उनके बीच पार्श्वती हिमोड मिलकर हिम नदी के मध्य एक गहरी रेखा बना देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती। जैसो देखो अब एक हिमोड इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो बीच में एक ही गहरी पट्टिका बन गई, इसको क्या बोलेंगे? मध्यवर्ती हिमोड। अंतस्थ हिमोड, टर्मिनल मोरेन, हिमानी के अंतिम छोर सोट पर पिघल के कारण अर्ध चंद्राघाट कट्टक रूप में मलबे का जमाव क्या कहलाता है? अपना टर्मिनल मोरेंस। ये देखो ये यहाँ पर ये जमा गया मलबा, जो बर्फ लेके आया धकेलते हुए इसको आगे, और यहाँ पर जमा दिया, इसको बोलते हैं अंतस्थ मोड। तल अब देखो तलस्थ ही मोड क्या है? ग्राउंड मोरेन। ग्राउंड मोरेन, हिमानी हिम नदी के नीचे तलीय पृष्ठ पर बिछा हुआ मलबा क्या कहलाता है? ग्राउंड मोरेन। अब देखो इसको नीचे की तरफ से देखेंगे यहाँ से, तो ये तो ऊपर का व्यू है, मगर इसका नीचे का व्यू देखेंगे हिमानी के नीचे का, तो जल द्वारा जो बर्फ द्वारा जो तलछट जमा हुई उसको बोलते हैं तलस्थ मोड। देखो ड्रमलिन बनाम मेशिला, दो चीज देखेंगे, ट्रांसमोटानो वर्सेस ड्रमलिन। ड्रमलिन क्या है? इमानी निक्षेप से बनी उल्टी नाव या उल्टे चम्मच के आकार की चिकनी अंडाकार पहाड़ी। क्या है? अंडाकार पहाड़ी। इसके विस्तृत क्षेत्रों को अंडों की टोकरी वाली स्टाकृति बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी कहते हैं या ड्रमलिन कहते हैं। ये देखो ये अपनी ड्रमलिन, इसमें जो हिम का प्रवाह दिशा होती है ये दो तरफ से होती है या एक तरफ से हो सकती है ना। और इसमें क्या है? टिल होते हैं, बीच बीच में टीले होते हैं, और जो पूरा होता है उसको बोलते हैं ड्रमलिन। अब देखो इधर अपने क्या है? मेषशिला। मेषशिला कैसी होती है? हिम हिमानी की पल्किंग से बनती है, यानी उखाड़ने से या उत्पाटन से, जिसको बोलते हैं उत्पाटन। और एक क्रिया वो लगती है इसमें अपघर्षण और पॉलिशिंग, यानी रगड़ खाना, उसको चिकना करना। अब देखो ये बर्फ की गति है, और ये रास मोटन है, भीड़ जैसे कोई भीड़ बैठी है वैसे बन जाती है, जैसे भीड़ बैठी थी ना, पीछे से ज्यादा और आगे से कम, वैसे। अब देखो ड्रमलिन, ड्रमलिन प्रक्रिया किसके? निक्षेपात्मक यानी जमाव से। जबकि मेषशिला किसका है? अपरदात्मक है, कटाव से, अपघर्षण से, उत्पाटन से। पदार्थ इसमें टीला मलबा होता है, इसमें क्या होता है? कठोर मूल चट्टान होती है। इसमें ढाल की दिशा कैसी? तीव्र और खुरदादार होता है। इसमें क्या है? ढाल कैसा होता है और दिशा कैसी? तीव्र और खुरदादार होती है। इसमें चिकना और मंद ढाल होता है, बाद में धीरे धीरे मंद ढाल हो जाता है। इसमें विपरीत विपरीत ढाल होता है, इसमें तीव्र और वो उबड़ खाबड़ ढाल होता है। जो विपरीत ढाल होता है वो कैसा होता है? मंद और लंबा होता है। और इधर कैसा होता है? तीव्र और उबड़ खाबड़, एक दोनों के विपरीत होते हैं। हिमानी जलोढ़ निक्षेप, देखो एस्कर क्या है? हिमनद के पिघलने पर जलधारा द्वारा निर्मित बालू बजरी के लंबे शंकरे और सांप की भांति घुमावदार कट्टक को हम क्या बोलते हैं? एस्कर। क्या बोलते हैं? एस्कर। जो वो कट, कट्टक जमा हो जाते हैं बजरी के, उनको क्या बोलते हैं? एस्कर। ये देखो ये जमा हो रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे? एस्कर। मणि एस्कर, जब
एस्कर की श्रृंखला में जगह जगह टीले बन जाते हैं, इन्हें बोलते हैं माला की मोतियों के समान एस्कर। जैसे ये देखो यहाँ बन रहे हैं ये केम। हिम नदी के जल द्वारा निक्षेपित रेत बजरी के छोटे अनियमित शंकुकार टीले, जिनका आकार अगर शंकुकार टीला हो जाता है तो बोलते हैं केम। अमुक कनाडा कनाडा और अमेरिका में पाए जाने वाले मलबों के जमाव से निर्मित हिम टीले और टेकरियों को क्या कहते हैं? हमोक। जब देखो एक जल में बनता है तो उसको केम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? केम। और एक जब ये मलबे मलबे के से निर्मित होता है ये टीला, तो इसको क्या बोलते हैं? हमोक। हार्ड बेसिन मैदान, अब देखो आउटवाश मैदान या अवक्षेप मैदान या अंतिम वर्ड मैदान। टर्मिनल मोरन के आगे जो टर्मिनल मोरन था अंतिम जो अंतिम, जैसे भाई इसके आगे तो हिम है, इसके बाद हिम नहीं है, तो उस मोड़ उस एरिया में क्या बनते हैं? अंतस्थ हिमोड के आगे जो बनता है उसको बोलते हैं हम आउटवाश मैदान। पिघले हुए जल की धारा द्वारा बिछाए गए बालू और बजरी के विस्तृत समतल और स्तरीकृत मैदान ये नदी के जलोढ़ पंख के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? नदी के जलोढ़ पंख के समान। ये सो देखो ये पूरा एरिया क्या है? अपना मैदान है, आउटवाश मैदान है। ये आगे क्या थी? हिम थी। हिम के बाद जो ये अंतरराष्ट्रीय मोड आया उसके बाद ये पूरा क्या है? मैदान है, ये पूरा मैदान है। अब देखो केटल या केटली झील हिम नदी के पीछे हटने से आउस मैदान में छोटे हुए बर्फ के विशाल टुकड़े के पिघलने से केटल झीलें बन जाती है। जैसे ये छोटी छोटी झीलें बन रही है ना, उनको क्या बोलते हैं? केटल झीलें। क्या बोलते हैं हम? केटल झीलें। नौ बेसिन आउट में मैदान में केम टीलों को नोब कहा जाता है। जो केम के जो टीले हैं इनमें बीच बीच में ये टीले हैं, उनको क्या बोलते हैं? नोब कहा जाता है। और केटिल गर्तों के बेसिन इन दोनों के मिश्रित से उबड़ खुबड़ जो बेसिन बनता है, जैसे ये बन रहा है, इसको बोलते हैं हम नॉब बेसिन। क्या बोलते हैं इसको? नॉब बेसिन। जिसमें टीले भी हो गड्ढे भी हो उसको बोलते हैं नॉब बेसिन। परीक्षा से दृष्टि से उपयोगिता तथ्य देखते हैं। देखो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? काराकोरम श्रेणी में 72 से 76 किलोमीटर गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दुनिया का दूसरा सबसे लंबा हिम नदी है। इसको बोलते हैं हम सियाचिन ग्लेशियर, जो अपने भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। गंगोत्री उत्तरकाशी में 26 किलोमीटर गुणा 4 गुणा क्षेत्रफल में। पिंडारी गढ़वाल कुमाऊं ये सीमा पे, ये दोनों उत्तराखंड में है। जेमू नेपाल और सिक्किम की सीमा पर 26 किलोमीटर। कंचनजंगा नेपाल में है। अन्य कारकों हिमनद काराकोरम क्षेत्र में देखो बालतोरा है, सासाइनी, बियोफा है, स्पुर है, बातुर है, खुर्दापिन है। अन्य कश्मीर में हिमनद रूपल, रेमो और सोनापानी। जलवायु परिवर्तन देखो हिमानी के जलवायु परिवर्तन वर्षण तापमान और समुद्र तल परिवर्तन का सबसे सटीक प्राकृतिक सूचक माना जाता है। जो जलवायु परिवर्तन का मुख्य सूचक है वो क्या है? हिमों का पिघलना, क्योंकि हिम पिघलेगा जिससे क्या पता लगता है हमें? जलवायु परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पानी सागर तक जा रहा है तो सागर तल ऊपर उठ रहा है और यहाँ पर पानी की किल्लत होने वाली है। ये किसका सूचक है? जलवायु परिवर्तन का। देखो लास्ट में सारी चीज़ें का एक बार रिव्यू करते हैं। देखो होन जो अपना सिंह की तरह उठा हुआ पर्वत, यानी 3 से 4 शार्क होते हैं उसमें साथ में। आरे दोनों दो तरफ शार्क होते हैं तो बीच में जो तीखा किनारा होता है उस शार्क बोलते हैं। और कुर्सी नुमा आकृति होते हैं उस शार्क। टोन उस शार्क से निर्मित झील पेटरनास्टर झील जो अपने सीढ़ी नुमा झील होती है, ठीक है, सीढ़ी पे बनने वाली झील। मेष शिला यानी कि बेड़ की शिला के रूप में, बेड़ की आकृति की शिला में। मध्यवर्ती मोड अंतस्थ मोड, मध्यवर्ती यानी कि दोनों के बीच में, अंतस्थ यानी लास्ट में। ड्रमलिन देखो ये एस्कर, ये कट्टा के देखो केम, केटिल, आउटवाश मैदान, ये यू आकार की घाटी, ये लटकती घाटी। आज का टॉपिक पूरा हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।